उत्तर प्रदेश में बिछाई जा रही सियासी बिसात। शतरंज के खेल में शह और मात से पहले कई चाल चली जाती है। हर मोहरे का अहम रोल होता है। आज ऐसी ही मोहरों और ऐसी ही चाल के बारे में आपको जरा बताएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। 2022 से पहले राकेश टिकैत क्या यूपी में नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी को हराने के लिए किसी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं? यूपी में हम दो हमारे दो की नीति हो या आतंकियों की गिरफ्तारी, क्यों सियासी खेल शुरू हो गया? आज इसी सियासी नीति को हम डिकोड करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। चुनावी दंगल को राकेश टिकैत है तैयार। दो आतंकी गिरफ्तार, अखिलेश का वार। खट्टर से जल युद्ध पर सुप्रीम कोर्ट में आप। यूपी में दो बच्चे अच्छे पर धर्म वाला एंगल। सियासी तूफान, छिड़ा है घमासान। तो सबसे पहले बात आतंक पर भटके और 2022 पर अटके वाली सियासी सोच की। यूपी एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया। रविवार को दो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी पर सिर्फ सवाल नहीं उठाया बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की विश्वसनीयता को ही खारिज कर दिया। वहीं मायावती ने भी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए। आखिर तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सियासी भिड़ंत का खेल क्या है, देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अलकायदा के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर एटीएस की पीठ थपथपा रहे हैं। मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर के राजदारों और मददगारों की सरगर्मी से तलाश का दावा किया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी युद्ध छिड़ गया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर सीधे प्रश्न चिन्ह लगा दिया तो मायावती पूछ रही है, दाल में कुछ काला तो नहीं? 2022 में विधानसभा चुनाव है और अब आतंकियों की गिरफ्तारी को सियासी रंग दे दिया गया। सभी दल अपना सियासी एजेंडा मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर के नाम में तलाश रहे हैं। क्या एसपी, क्या बीएसपी और क्या बीजेपी, सभी पार्टियां बिना किसी दलील और अपील के ऑन द स्पॉट फैसला सुनाती हुई दिखाई दे रही। वैसे इस केस में सियासत शुरू हुई अखिलेश के बयान से, अब जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हैं। हम सबको सुरक्षित रखने में उनका पूरा योगदान है। आज बहुत बड़ी साजिश को उत्तर प्रदेश में नाकाम किया है, इसलिए इनका मनोबल तोड़ने का काम मत क्या कीजिए। अखिलेश यादव के बयान को बीजेपी उत्तर प्रदेश पुलिस का अपमान बता रही है। सरल शब्दों में बीजेपी से तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई बता रही है। वहीं अखिलेश के बाद अब मायावती ने भी ट्वीट कर एटीएस के ऑपरेशन अलकायदा पर सवाल उठाए। यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करने व इस मामले में गिरफ्तार दो लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो यह गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? यह वह सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े।
एटीएस के ऑपरेशन में सियासी एंट्री हुई तो विपक्ष ने गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी सरकार की नीति और नीयत दोनों पर हमला बोला। अगर ये चीजें साक्ष्य के आधार पर हुई हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि साक्ष्य और लीड के आधार पर हुई हो, तो जाहिर है चिंता का विषय है और अलर्ट होना चाहिए। लेकिन मेरी चिंता एक दूसरी भी है। अभी 3 दिन पहले एक व्यक्ति गुजरात में रिहा हुआ न्यायालय से। उसने अपनी जिंदगी के 12 वर्ष जेल में गुजार दिए। उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। क्या हमारे पास व्यवस्था है कि 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष निराधार कोई जेल में बिता दे, उसका परिवार बिखर जाए, उसकी वापसी करवा दें वो 16 वर्ष? जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां खत्म हो गई थी। लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाकयात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सनसनीखेज खुलासे कर रही है। उन खुलासों में विपक्ष को छेद ही छेद नजर आ रहे हैं। लड़ाई राइट बनाम लेफ्ट तक पहुंच गई। जो सोशल मीडिया इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो विदेशी लोगों से जुड़े होने के उपरांत इस तरीके के कुकृत्यों को अंजाम देते हैं। और बताया गया है कि लगातार वो वीडियो पर भी ऐसी फिल्में देखता था, ऐसे चित्र देखता था जिससे वो लोग मुद्देलित हों। कहता था कि इससे आपका कोई मतलब नहीं, अपने परिवार में कहता था। और बहुत ही मतलब कष्टकारी है उत्तर प्रदेश के लिए, और इसमें हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये सब बोगस, ये सब सांप्रदायिक लोग हैं, टोटली आरएसएस का एजेंट है। और ये लोग मुसलमान को नाम पे किसी ना किसी तरह बदनाम करो, यही इसका काम है। कोई एक व्यक्ति सारे देश में पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, और ये सब बात फाजिल बात है, इसमें कोई जवाब देने का नहीं है। सवाल सीधा है, क्या अब 2022 तक ऐसे ही सियासी अखाड़े में लड़ाई जारी रहेगी? कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। इसे कहते हैं जी भर के सियासी खेल। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी सियासी खेल आपने देख लिया है, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि असल कहानी है क्या। और आतंक कथा सुनाते हैं उन 2 संदिग्धों की जिन्हें एटीएस ने फिलहाल यूपी में पकड़ा है। जी हां, जिन्हें काकुरी इलाके से लखनऊ के पकड़ा गया है, उन संदिग्ध आतंकियों की पूरी आतंक कथा इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर को अदालत ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यानी अब यूपी एटीएस दोनों से साजिश के एक-एक राज उगलवाएगी। बड़ी खबर यह है कि यूपी एटीएस के साथ दिल्ली स्पेशल सेल और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी पूछताछ में शामिल होंगी। अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला सनाउल हक उर्फ मौलाना आसिम उमर है, जिसे 2019 में अफगानिस्तान यूएस फोर्स ने अफगानिस्तान में मार गिराया था। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लखनऊ जाकर उन आतंकियों से पूछताछ कर सकती है। यूपी एटीएस के मुताबिक आतंकी साजिश बहुत गहरी थी। दोनों आतंकी 15 अगस्त से पहले बड़ा धमाका कर सकते थे। ऑर्डर पाकिस्तान से आता और खून खराबा हिंदुस्तान में होता। और इनका संचालन वहाँ क्वेटा पेशावर क्षेत्र जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, उसमें पाकिस्तान साइड से किया जा रहा था। और इसमें जो रिकवरीज हुई हैं वो दर्शाती हैं कि अगर ये घटना होती तो बहुत ज्यादा डैमेज होता। उत्तर प्रदेश पुलिस की शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। यूपी पुलिस का खुलासा नंबर 1, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाका कर दे। यूपी पुलिस का खुलासा नंबर 2, गिरफ्तार आतंकी प्रेशर कुकर बम बनाने में एक्सपर्ट है। यूपी पुलिस का खुलासा नंबर 3, पाकिस्तान में आतंकियों का रिमोट कंट्रोल है। यूपी पुलिस का खुलासा नंबर 4, बारूद और हथियार की बरामदगी की गई।
यूपी पुलिस का खुलासा नंबर 5, ट्रैवल हिस्ट्री या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच जारी। के जो मंसूबे थे वो सही नहीं थे और कल भी बताया गया था कि ये लोग किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे या किसी स्मारक पे ऐसी किसी जगह पे विस्फोट करने की ताक में थे, जिससे कि एक काफी जान माल की क्षति हो और कुछ भय टाइप का व्याप्त हो। पुलिस अलकायदा से जुड़े आतंकियों की पूरी कुंडली तैयार करने में जुटी हुई है। साजिश के तार कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं। आतंकी साजिश के काले राज इस सफारी से खुल सकते हैं। एटीएस ने जब इस लोकेशन को ट्रेस किया तो पाया कि यह लखनऊ के इस दुबग्गा क्षेत्र में खड़ी हुई है और जब इसके मालिक का पता किया तो पता चला यह शाहिद नाम के व्यक्ति की है जो मोटर गैराज चलाता है और यह गाड़ी उसी की यहाँ काफी समय से खड़ी हुई है। खास बात इसमें यह है कि 8 जुलाई को इस गाड़ी का पंक्चर बनवाया गया था जो यहाँ से नजदीकी में एक दानिश पंचर वाला है उसके पास से। अब बात ये खुलकर सामने आ रही है कि आनन फानन में जब ये पंचर बनवाया गया तो इसकी क्या जरूरत थी। कई टीमें गिरफ्तार आतंकियों के मददगारों और राजदारों की तलाश में शहर शहर छापेमारी कर रही है, लेकिन गिरफ्तार आतंकी मसीरुद्दीन का परिवार खुद को बेकसूर बता रहा है। एक के बाद एक हर जानकारी के साथ तहे खुल रही है इस आतंकी साजिश की। यूपी पुलिस पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन दूसरी तरफ 2022 के यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का खेल बिगाड़ने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। देखिए। जहाँ पे हम गाजीपुर में बैठे, यहाँ पे और जगह भी बैठे, वहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर है। यहाँ पे हम झंडा फहराएंगे। कहाँ झंडा फहराएंगे, क्या करेंगे? देखो, तिरंगा झंडा फहराना कोई पाप तो हम कर नहीं रहे। चुनाव मैदान में दो हाथ को तैयार टिकैत। ये कहा हमने कि चुनाव हम लड़ रहे, चुनाव तो नहीं लड़ रहे। हमने कहा कि 2 महीने बाद में 5 तारीख की 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में मीटिंग होगी, हम उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे, ये कहा। 5 सितंबर को क्या बड़ा ऐलान करेंगे टिकैत? कह रहा कि हमने तो मना कर दिया कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम तो नहीं लड़ रहे चुनाव। और आगे की रणनीति क्या रहेगी वो तो रणनीति तो वहीं तय करेंगे। हम 2 महीने तैयार करो, रणनीति वहीं तय होगी। आंदोलन को कैसे चलाना है, सरकार कैसे बात मान लेगी, तो ये तो सब चीजें तो तय होगी ना। सरकार को लाइन पर लाने का टिकैत फॉर्मूला। भाई बात तो भारत सरकार को करनी है, भारत सरकार को एक कानून वापसी लेने हैं, तो भारत सरकार से ही तो बातचीत होगी। बातचीत के रास्ते कैसे होंगे, सरकार कैसे लाइन पाएगी, तो वो तय करेंगे सब चीज। अभी उसके पास में भी टाइम है, हमारे पास में भी टाइम है, आगे की रणनीति तय करेंगे। चुनावी दंगल में मोदी योगी को देंगे चुनौती। मैं ये कह रहा कि चुनाव से लेना देना क्यों नहीं होगा, हम वोट नहीं डालते क्या? भाई वोट डालने का मतलब इलेक्शन लड़ना ही थोड़ा होता है। हम वोट भी डालते हैं, चुनाव से भी मतलब है। अगर देश में रहना होगा तो चुनाव से मतलब नहीं होगा, तो उसको तो फिर देश में आवाज उठाने का भी कोई वो नहीं है। बीजेपी की नई टेंशन, टिकैत का मिशन यूपी। यूपी मिशन क्या होगा वो 5 तारीख को तय होगा। यूपी मिशन क्या होगा? किसान नेता राकेश टिकैत ने सड़क से संसद तक मोदी सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। नए कृषि कानून की वापसी नहीं हुई तो आगे नई रणनीति से आंदोलन को धार देंगे। टिकैत ने केंद्र सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। ये सितंबर को एक मीटिंग होगी सितंबर में मुजफ्फरनगर में, तो वहां से ही आगे की रणनीति पूरी तय होगी। तो सरकार को टाइम है कि भैया 2 महीने का टाइम है, सरकार पे भी अपना बातचीत कर ले।
नहीं तो आगे की रणनीति हम वहाँ पर तय करेंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी। पंचायत में किसानों को बुलाया जाएगा। मकसद साफ है, 5 सितंबर तक सुलह का रास्ता केंद्र सरकार ने नहीं निकाला, किसानों की मांगे नहीं मानी तो आंदोलन का गियर बदलेगा। वे चुनाव लड़े तो कोई राग नहीं, वे चुनाव लड़े तो रागड़ी गाते हैं, वे भजन है। हम अगर मिशन यूपी ने कहा तो हम राग गा रहे हैं, तो ये राग ही सुनाएंगे हम उनको। ये देश की जनता ने उनको वोट दिया है तो राग ही सुनाएंगे। अच्छा, राग ही सुनाएंगे जब हम उनको वोट नहीं दे रहे तो कोई जबरदस्ती है क्या, या गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे? ये तो नहीं होना चाहिए कि गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे। हम क्या जाते किसी के साथ में, हमारे भरोसा कोई ना रहे, हमारे भरोसा कोई ना रहे कि हम किसी के साथ जाएंगे। हम तो ये कहेंगे भाई इसको बीजेपी को वोट मत दो। 2022 में कई राज्यों में चुनाव है। यूपी से लेकर पंजाब तक सबकी नजरें हैं, लेकिन टिकैत की नजर उत्तर प्रदेश पर है। अगर तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो चुनावी दंगल में ताल ठोक सकते हैं आंदोलनकारी किसान। लोग किसान मोर्चा में चुनाव लड़ना भी चाहते। हाँ, लड़ना क्या, चुनाव लड़ना कोई गलत काम है? हम वोट नहीं देते भाई, वोट भी तो देता है। तो जो लोग वोट देता है तो चुनाव लड़ने की, वोट देने की, जो वोट देता है वो चुनाव भी लड़ सकता, कोई लड़ दो चुनाव तो आप इसके से सहमत हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, हम नहीं। चुनाव जिसको लड़ना हो लड़ लो चुनाव। कोई यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कोई एफिडेविट थोड़ा देना पड़ेगा मैं चुनाव लड़ूं। चुनाव तो जो वोटर है वो चुनाव भी लड़ सकता है। राकेश टिकैत हम तो नहीं लड़ेंगे। क्या यूपी में बीजेपी के खिलाफ किसान नेता चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे या फिर सुलह का कोई रास्ता है? टिकैत की माने तो सुलह के रास्ते कई कांटे हैं। हम ये है कि किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, देश के किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और समाधान होगा भारत सरकार से बातचीत करके, और हम भारत सरकार से ही बातचीत करना चाहते हैं। सरकार किसी की भी आ जाए। दिक्कत क्या हुई यहाँ पे पूरे उसमें मामले में कि ये जो सरकार बनी, ये सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती। हमने बहुत बार कहा कि सरकार बिना पार्टी की आ गई, पार्टी की सरकार नहीं। सरकार पार्टी की होती तो वो जरूर बात करती। सरकार को तो कंपनी चला रही है और कंपनी को होता है नुकसान, तो वह इसलिए बातचीत नहीं करने दे रही। टिकैत आर पार के लिए तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों का समर्थन कर सकते हैं। टिकैत के आगे का रोड मैप क्या है, इसका ऐलान 5 सितंबर को होगा। मतलब साफ है, टिकैत की नजरें 2022 चुनाव पर है। आज तक ब्यूरो। जितना कह रहे हैं उतना ही छिपा भी रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 5 अगस्त तक अपनी पूरी, आप कह सकते हैं, पत्ते एक तरह से खोलेंगे यूपी चुनावों को लेकर राकेश टिकैत। इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन इसी यूपी में हम दो हमारे दो वाली नीति पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। देखिए, जो देश के उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। जो अभी जनसंख्या नियंत्रण का रूप तैयार हुआ है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। वही हम दो हमारे 2 ही बच्चे होंगे, और 2 ही बच्चे होंगे तो 2 ही बच्चे जहाँ रहेंगे वहाँ हर प्रकार की उसको सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल का मसौदा आया और राजनीति शुरू हो गई। पक्ष और विपक्ष में नई बहस छिड़ गई। वार पलटवार का खेल शुरू हो गया। ये कहें कि ओपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे, और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे, उसके बाद क्या होगा? और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस से, यही उम्मीद कर सकते हैं आप। कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे सलमान खुर्शीद जी हों या और अन्य नेता हों, हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। ये वैध और अवैध करने वाले यही लोग हैं।
हम तो सारे काम वैध करते हैं, अवैध काम तो कांग्रेस ने किए हैं देश में, और इसीलिए आज हाशिए पर पड़ी है। इसलिए ये नीति जो है ये पूरे देश में आना चाहिए। हम तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हम आदरणीय मोदी जी से भी और केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि वहां पर भी एक नीति लाई जाए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है और हमारे देश और प्रदेश के लिए जरूरी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर की तरफ से आया विवादित बयान चौंकाता है तो बीएसपी और एसपी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन सर पे खड़ा है, जनसंख्या का कानून लेके आएंगे, फिर इसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और जहां तक जनसंख्या का सवाल है, जनसंख्या के जहां इतने नुकसान है तो कहीं फायदे भी है। हिंदुस्तान की आबादी इतनी बड़ी जनसंख्या एसेट भी है। ये विषय पूरा राष्ट्रीय विषय है। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है? 2022 में 2 बच्चों की नीति अभी लागू नहीं हुई, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र से बड़ा रिएक्शन आया। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है। 2 चाइल्ड पॉलिसी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कानून बनाया गया कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो कोई नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद या कोई भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकता। इस तरह का कानून 2000 साल में महाराष्ट्र में बना, 21 साल पहले। और अब बात मॉनसून से होने वाली तबाही की। मॉनसून की ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि सबसे भयंकर आसमानी कहर की वजह से हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक और उत्तराखंड से यूपी तक, राजस्थान से मध्य प्रदेश तक मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि तस्वीरें देखकर ही होश उड़ जाएंगे। जहां हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही आई तो यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इंसानों पर ऐसी बिजली गिरी कि 72 लोग भस्म हो गए। कुदरत का सबसे खौफनाक कहर। कुदरत की सबसे बड़ी विनाश लीला। कैसे बादल फटने से आई भयंकर तबाही, कैसे आसमानी आफत में सब कुछ तहस नहस हो गया। न घर बचे, न दुकान, पहाड़ों पर विनाश की तस्वीरें। कैसे आसमान से गिरी मौत की बिजली, कैसे बिजली ने इंसानों को भस्म कर दिया। दिल्ली मानसून की बारिश के लिए तरस रही है, जबकि पहाड़ों पर बारिश और बादल ने कहर मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटा तो कुदरत की विनाश लीला देखने को मिली। तबाही के सैलाब में गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी, घरों दुकानों को भी सैलाब बहा ले गया और लोग अपनी तबाही का मंजर अपनी आंखों से बस देखते रह गए। बादल फटने पर कैसी तबाही का सैलाब आता है, ये उसकी तस्वीर है। विनाश का यह सैलाब प्रलय बनकर बह रहा है और साथ में बहा ले जा रहा है भारी भरकम कारों को भी। देखिए कैसे बह बह कर कारें एक दूसरे में फंस गई हैं, अटक गई हैं।
जी हाँ, तबाही का ये मंजर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का है। मानसून ने यहाँ ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि देखने वालों के होश उड़ गए और जिन्होंने इस तबाही को साक्षात देखा उनकी तो बस पूछिए मत। धर्मशाला के टूरिस्ट इलाके भागसू में अचानक बादल फट गया और तबाही की ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ तहस नहस करने लगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये बादल क्यों और कैसे फटते हैं। इस पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन धर्मशाला में भागसू में जब बादल फटा तो देखते ही देखते एक छोटे से नाले ने नदी का रूप धारण कर लिया। बाढ़ से भागसू का ये नाला ऐसा उफना कि इसकी तेज धार में कई लग्जरी गाड़ियां बह गईं। इस हादसे में 2 लोग लापता भी हुए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इस नाले के साथ दोनों ओर कई होटल भी लगते हैं। बादल फटने से इन होटलों को भी नुकसान पहुंचा। अब इस तबाही का खौफनाक वीडियो पूरा देश देख रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई भयंकर बारिश से बादल फटा तो यहाँ की मांझी नदी में भी विनाश की बाढ़ आ गई। नदी ने किस तरह से तांडव मचाया ये आपको बताते हैं। जी हाँ, मांझी नदी में उफनता हुआ सैलाब 10 दुकानें और आधा दर्जन मकान अपने साथ बहा ले गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मकानों के परखच्चे से उड़े हुए हैं और लोग खड़े होकर अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। यहाँ के लोगों ने जब तबाही का आंखों देखा मंजर बयां किया तो रोंगटे खड़े हो गए। घर बह गया, मेरी गाड़ी, स्कूटी सब बह गया। पता भी नहीं लग रहा हमारा यहाँ कुछ था अभी। लोग ठीक है सब? हाँ जी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 10 दुकानें थी अप्रोक्सीमेटली। 10 की 10 दुकानें और 4-5 मकान थे यहाँ, बिल्कुल बह गए पानी में। अभी जो 8-10 मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी जाने वाले हैं, चले गए, आधे चले गए हैं, थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। धर्मशाला की मांझी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। यहाँ आई तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। मैं इस समय धर्मशाला के चैतलू गांव में हूँ। आज प्राकृतिक आपदा की वजह से बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारे धर्मशाला क्षेत्र में हुआ है। जगह जगह पर हम लोग आज विजिट कर रहे हैं, सभी जगह पे बहुत भारी नुकसान जो है आज इस बारिश के कारण हुआ है। अभी जहां पर हम लोग खड़े हैं ये एक हमारी ग्राम पंचायत चैतड़ू है। यहाँ पर कुछ एक दुकानें और कुछ घर जो है यहाँ पर बह गए हैं और अभी प्रशासन के साथ यहाँ पर आया हूँ। मौके पे हमारे SDM साहब हैं और साथ में अन्य अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को देख रहे हैं और इतना भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ जितना भी नुकसान हुआ है इनको कोई ना कोई रिलीफ के माध्यम से हम लोग राहत जरूर पहुंचाएंगे। हम आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बारिश और भूस्खलन ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस तस्वीर को देखिए, कुल्लू में पहाड़ भरभरा कर गिरा तो एक कार की कब्र बन गई। मृत्युंजय पुरी, धर्मशाला, आज तक। वो लोग जिनका पहाड़ों से वास्ता नहीं है वो सिर्फ बादल फटने की खबरें सुन सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन जहां बादल फटता है उस वक्त तबाही का मंजर क्या होता है पहाड़ में रहने वाले ही समझ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं बादल आखिर कैसे फट जाते हैं। असल में बादल फटना बारिश का चरम रूप है जिसमें कम समय में काफी जोरदार तरीके से धुआंधार बारिश होती है। जब बादल भारी मात्रा में पानी लेकर आसमान में चलते हैं और उनकी राह में कोई पहाड़ या कोई भी रुकावट अचानक आ जाती है तब अचानक फट पड़ते हैं। कई बार गर्म झोंके से टकराकर भी बादल फट जाते हैं। बादल को ऊपर की ओर धकेलने वाला दबाव कमजोर पड़ जाता है और बादल फट जाते हैं। बादल फटने की घटना जमीन से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। बादल फटने की खास बात यह भी है कि जहां बादल फटता है उसी खास जगह पर भयंकर बारिश होती है। कई बार तो लाखों लीटर पानी एक साथ बरसता है, सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है।
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर कुदरत के इसी प्रकोप को झेल रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि मौसम वैज्ञानिक भी बादल फटने वाले अनुमान को लगाने में नाकाम नजर आते हैं। कुदरत के इस कहर से इंसानों को कुदरत ही बचा सकती है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। आप देख सकते हैं कि कैसे कई घर तबाह हो गए हैं। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। देखिए किस तरह से बहते पानी के बीच जेसीबी मशीन से मलबा हटाया जा रहा है। गांदरबल में गनीमत ये रही कि कोई जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ। मध्य कश्मीर जो गांदरबल इलाका है वहां पर एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे फ्लैश फ्लड्स जो है उनकी स्थिति बनी है। इन फ्लैश फ्लड्स में कई सारे घर जो हैं वो तबाह हुए हैं और कई सारी सड़कों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटा, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा। सवाल ये है कि कहां तो मानसून को आने में देरी हो रही थी और अब धर्मशाला से लेकर जम्मू कश्मीर तक अचानक बादल फटने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम आपको बता दें कि साल 2010 में बादल फटने से जो तबाही आई थी वो आज तक नहीं आई। जी हां, इस तबाही में 260 लोगों की जान गई थी। लेह में कयामत बनकर फटे थे बादल। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो बादल होते हैं ये हवा के साथ साथ आगे चलते हैं, यानी कि ऊपरी जो हवाएं होती हैं जो 10,000, 15,000, 20,000 की फीट पर होती हैं वो इसको स्टीयरिंग करंट कहते हैं, यानी कि वो इसको आगे ले जाते हैं। इन पहाड़ों में कभी कभी ये क्लाउड ट्रैप हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। जब ये आगे नहीं बढ़ पाते तो जितना भी उसमें मॉइस्चर होता है यानी वाटर होता है वो एक ही जगह पर यानी डिप्लीट हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा तेजी से बारिश होती है, मूसलाधार बारिश बहुत तेज होती है, जिससे कि ये बाढ़ जैसी स्थिति अचानक फ्लैश फ्लड बन जाती है। पहाड़ों पर मौसम ने ऐसा प्रहार किया है कि जम्मू शहर में बारिश ने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1989 के बाद जुलाई महीने में इतनी भयंकर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी आया तबाही का मौसम। उत्तराखंड में भी आसमानी तबाही ने एक साथ दस्तक दी है। उत्तराखंड के विकास नगर की ये तस्वीरें देखिए, कैसे जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ पानी के तेज बहाव में पुलिया बह गई, उसके बाद का मंजर आपके सामने है। विकास नगर से टीना साहू के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। बादल फटने से आपने तबाही का मंजर देखा। अब आपको आसमान से गिरने वाली बिजली का तांडव दिखाते हैं। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 72 लोगों की मौत हो गई। सबसे भयंकर बिजली गिरी राजस्थान में, जयपुर के आमेर किले में। जी हां, यहां वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे लोगों पर ऐसा वज्रपात हुआ कि 11 की मौत हो गई। यूपी में बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत। राजस्थान में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 11 की मौत। आसमान से ऐसा वज्रपात हुआ कि मौत की बिजली ने यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलाकर 72 लोगों को भस्म कर दिया। जोरदार धमाके के साथ कड़कड़ाती बिजली ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। राजस्थान के जयपुर में जो वज्रपात हुआ वो वाकई दिल दहलाने और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। धमाके के साथ बिजली कड़की और जयपुर के मशहूर आमेर महल में बने वॉच टावर पर गिर पड़ी। आमेर के किले पर बिजली ऐसे कहर बनकर गिरी कि 11 लोगों की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि जिन लोगों पर बिजली गिरी वो लोग वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे थे। बिजली गिरने के बाद जो यहाँ का मंजर था वो कुछ इस तरह का था कि बड़े बड़े पत्थर उखड़ गए और गहरा गड्ढा हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, जबकि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को जयपुर में मॉनसून का आगाज अपने साथ इतना भयानक मंजर लेकर आएगा ये किसी को पता नहीं था। ये है जयपुर का आमेर का किला और इसके सामने के वॉच टावर पर कल रात इतना भयानक मंजर था कि लोगों के दिल दहल उठे। रात को करीबन 40 मिनट के समय में 2 बार आकाशीय बिजली गिरी, एक बार सामने वाले वॉच टावर पर और एक बार इस वाले वॉच टावर पर, जिसने राजस्थान के जयपुर के आमेर के सामने 11 लोगों की
जान ले ली। आप देख सकते हैं किस प्रकार का मंजर यहाँ पर है। अभी भी कई पक्षियों के शव, पंख, लोगों के जूते, चप्पले, चश्मे यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो बताते हैं कि किस प्रकार का भयानक मंजर यहाँ पर रहा होगा। राजस्थान में बिजली गिरने से कुल 20 लोगों की मौत हुई। जयपुर में 11, कोटा में 4, धौलपुर में 3, 12 और झालावाड़ में एक शख्स की मौत बिजली गिरने से हुई। कुदरत के कहर को तो रोक पाना मुश्किल है, लेकिन उस लापरवाही का क्या जो हम कोरोना की दूसरी लहर के बीच देख रहे हैं। अभी से ही कई राज्य सरकारों को दुकानें, बाजार सब कुछ बंद कराना पड़ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि लोग नियम नहीं मान रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो, पर्यटक जो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। आखिर क्यों ऐसी लापरवाही? दिल्ली से लेकर मनाली तक और मनाली से मुंबई तक कोरोना नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। ये गलती हम उस वक्त कर रहे हैं जब तीसरी लहर तैयार खड़ी है। कोरोना के केस भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, और भीड़ ये समझने की भूल कर रही है कोरोना जैसे लौट कर नहीं आएगा। दिल्ली के बाजारों में कोरोना से बेपरवाह भीड़ की तस्वीरें देखते हुए अब तक दिल्ली के आधा दर्जन से ज्यादा बाजारों पर एक्शन लिया जा चुका है। दिल्ली के बाजारों में लापरवाही का कोई अंत नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार के नजदीक, मिठाई पुल इसे कहते हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पर बहुत सी ऐसी तस्वीरें दिखा देंगे जहाँ पर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। पहाड़ों पर टूरिस्टों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना कैसे चुपके से घुसपैठ कर रहा है वो अब आपको समझ में आ जाएगा। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी मुंबई के जिस पृथ्वी अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां कोरोना की जांच हुई तो 5 लोग पॉजिटिव निकले, जिसके चलते बीएमसी ने इमारत को सील कर दिया। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।